नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज का पहला विषय हृदय परिवर्तन या दल बदल। दूसरी बात करेंगे, कांग्रेस ने खरवास में जारी की अपनी लिस्ट। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट क्या चुनाव से पहले आएगी। और इसके पहले कि मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, आप लोगों से एक आग्रह, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त मित्रों में को। अगर आपको ये ठीक लगता है कि बातें सही है, स्पष्ट है, तो इसको सब्सक्राइब करिए। एक हमारा मेंबरशिप प्लान है जो हर महीने थोड़ा एक आप आर्थिक सहायता की अपेक्षा रहती है आपसे। अगर आप उस मेंबरशिप प्लान को ले लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं, हर महीने का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो अगर आप एक वन टाइम सहायता भी करना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से लेके वन टाइम सहायता भी कर सकते हैं। आपके इस सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हृदय परिवर्तन या दल बदल की। जैसा एक हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शुरू किया एक सिलसिला, उसके बाद रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, दल बदल रहे हैं। और ज्यादा हल्ला, हालांकि मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, वो तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाह रही है। मैं आज सुबह का भी मैंने अखबार देखा, उसके पहले के भी अखबार में देख रहा हूँ। उसको जैसे प्रिंट मीडिया को कहीं ये लग रहा है कि नहीं नहीं, ये नहीं, वो नाम भी लिखने में उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन मूल रूप से भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं, वो भाजपा छोड़ के बाहर आ रहे हैं। टेक्निकली अभी वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम सपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर आ रहे हैं। बाहर आने के पहले वो जाके अखिलेश यादव जी से मिल रहे हैं, उनकी फोटो खींची जा रही है। फोटो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, और उसके बाद वो रिजिग्नेशन लेटर आ रहा है। कल दारा सिंह चौहान साहब जो हैं, उन्होंने भी उन्होंने भी इस्तीफा दिया, और उनका इस्तीफा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा हूबहू सेम था। केवल उन्होंने अपने को वन मंत्री लिखा, उन्होंने अपने को श्रम मंत्री लिखा, लेकिन बाकी डेजिग्नेशन छोड़ के हूबहू सेम चीज था, जिसको उस भाषा में कहा था कॉपी पेस्ट था। तो एक चीज बिल्कुल प्रूव है कि चीजें एक ही जगह से संचालित हो रही हैं, एक ही जगह मैं कह रहा हूं। तो देयर इज वो एक कोऑर्डिनेशन दारा सिंह चौहान साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के बीच में जरूर है। दारा सिंह चौहान साहब को जैसे अब, अच्छा, जैसे ये लोग बाहर निकल रहे हैं, इनको मतलब बीजेपी में गए, बहुत साफ सुथरे हो गए, हृदय परिवर्तन हो गया, उनको एकदम से याद आ गया, पुराने पाप धुल गए। बीजेपी से जैसे ही निकले, ये लोग बहुत पापी हो गए, बहुत खराब आदमी थे, इत्यादि इत्यादि। दारा सिंह चौहान एमपी रह चुके हैं बसपा के एमपी 2009 से 2014 में रहे हैं, ये घोसी से। अ, आजमगढ़ मऊ वाले इलाके से इनका, ये वहां से आते हैं। और 2017 में ये बीजेपी के टिकट पे मधुबन से जीते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, बीजेपी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो न्यूज चैनल पे आके ये कह रहे हैं कि हम लोगों की मीटिंग हो चुकी थी और कुछ नाम फाइनल, 30-40 नाम हो रहे थे, और 30-40 नाम की जैसे ही पता लगा, वो ये लोगों को पता लगा इनके टिकट कट रहे हैं, तो इसलिए इन लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनका इशारा स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान इत्यादि की तरफ था। मैं 2 चीजें स्पष्ट कर दूं, 7 चरण का चुनाव है। सबसे पहला चरण वेस्टर्न यूपी से शुरू हो रहा है, और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कुशीनगर आते-आते ये छठे और 7वें चरण के चुनाव हो रहे हैं। लास्ट फेजेस हैं आजमगढ़। तो इनके यहाँ वोट 3 और 7। तो अभी किसी भी पार्टी में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण के, मेरे हिसाब से तो पहले दूसरे चरण की ही बात हो रही है। उनकी लिस्ट को आगे भेजा जा रहा है कि उसको अप्रूव करके आगे कर दिया जाए। अभी कहीं पे भी छठे और 7वें चरण की बात ही नहीं हो रही है। तो ये तो बिल्कुल एक बेईमानी और मतलब झूठ बात है। कोई ठीक है, अब कुछ तो कहना ही है कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं। ये तो कहेंगे नहीं कि हम, उनको लग रहा है, क्योंकि जो जो एक जनरल हो रहा है कि डूबता जहाज है, उससे कूद रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, वो तो कोई नहीं मान। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप लोगों की याद में, मेरी याद में, मतलब एक रूलिंग पार्टी से मंत्री छोड़ के निकल आए और बाहर चला आए, ये भी बड़ा मुश्किल एक मतलब अद्भुत चीज़ है। तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि इन लोगों के अपने विवेक से, कल के दिन
हो सकता है 403 सीट बीजेपी जीत जाए, जैसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। लेकिन दारा सिंह चौहान के विवेक से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विवेक से और जो 8-10 और एमएलए ने छोड़ा है, इनके विवेक से, इनका पॉलिटिकल सेंस ये कहता है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए इन्होंने वहां से छोड़ दिया। इसमें कहीं कोई, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई और बात होगी। दारा सिंह चौहान के लिए एक बात और प्रचारित की जा रही है कि इनका ये मधुबन में एंटी इनकम्बेंसी थी और अब लोग नाराज थे, तो ये चाहते थे चेंज ऑफ अपना शिफ्ट करना वहां से, तो वो शिफ्ट नहीं होगा, तो इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। ऐसा बात बनाने की बातें हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में अब एक वो भी आ गए हैं। वहां पे एक चीज जो मीडिया है, जो इसको ढूंढ के निकाल के, जैसे होता नहीं स्पैनर डालना, किसी तरह से लोगों के मन में भ्रम डालो, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि वो तो मामला बनेगा नहीं, ये अपने लड़के उत्कृष्ट मौर्य जी जो थे, वो ऊंचाहार से 2 बार इलेक्शन लड़े हैं। वहां से सपा के सिटिंग एमएलए हैं मनोज पांडे। अब ये हो रहा है कि नहीं नहीं उनका टिकट कटेगा, तो मनोज पांडे गुस्से में हो। मनोज पांडे, मेरे हिसाब से सपा अपने इस तरह के सिटिंग एमएलए जिसके अगेंस्ट ऐसा कुछ ना हो, मनोज पांडे का टिकट मेरे हिसाब से कहीं से दूर दूर तक नहीं कटेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जितना मैं जानता हूं, उनके पॉलिटिकल सेंस को जितना जानता हूं, कोई भी सेंसिबल आदमी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके, मतलब इस तरह की बार्गेनिंग नहीं करेगा जिसमें कोई फायदा ना हो। क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर मैं बोल रहा हूं, सपा ज्वाइन करते हैं, तो सपा, स्वामी प्रसाद मौर्य हरदम ये चाहेंगे कि सपा की सरकार बने, और उनके इन सब एक्शन, और उनका कोई एक टिकट नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आ रहे हैं तो कम से कम 15-20 टिकट के लिए वो एडजस्ट कराना चाहेंगे अपने लोगों को। तो ऐसी जगह जहां पे सपा का सिटिंग एमएलए है, जो हो सकता है उसने उनके लड़के को हराया हो, चीजें ये होती है, देखिए नेगोशिएशन में होगा कि आगे अगर कहीं ना कहीं सरकार बनी, वो हुआ, तो उत्कृष्ट जो मौर्य जी है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया ही जाएगा। अब जैसे जो मेरे हिसाब से जो एक दिक्कत वाली ज्यादा जगह है, वो उत्कृष्ट मौर्य से ज्यादा जगह मेरे मेरे अपना जो सेंस है उसके हिसाब से वो अंबेडकर नगर है। अंबेडकर नगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पे बीएसपी की जो पूरी ताकतवर टीम है ना, लालजी वर्मा साहब, रामअचल राजभर, राकेश पांडे, त्रिभुवन दत्त, ये सारी पूरी टीम अब आ गई है सपा में। तो यहाँ इतने लोग, अच्छा ये सब कद्दावर नेता लोग हैं, ये सब लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत है। अब इनको लाके इनको अकोमोडेट करना और सपा को अपने पुराने लोगों को अकोमोडेट करने में थोड़ी कवायद होगी। मेरे हिसाब से जो सबसे मुश्किल जिला इस समय सपा को सीट डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, वो अंबेडकर नगर होगा। ये ऊंचाहार या मधुबन, ये सब कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है। उधर एक और इंटरेस्टिंग वो हुआ है, अवतार सिंह भड़ाना। अवतार सिंह भड़ाना 4 बार के एमपी रहे हैं, फरीदाबाद से भी रहे हैं, मेरठ से भी रहे हैं। वो आरएलडी ज्वाइन किए हैं। अब आरएलडी ज्वाइन करने का मतलब टेक्निकली उसको ये मानिए कि वो जो सपा आरएलडी गठबंधन है, वो भाजपा छोड़ के, अच्छा अब उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, अवतार सिंह भड़ाना जी भाजपा से आए हैं कि कांग्रेस से आए हैं, इस पे दो मत हैं। क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना जी का मैं ये बता दूं, वो 2017 में बीजेपी के टिकट पे एमएलए बन के आ गए सदन में, मतलब विधानसभा में, और 2019 का उन्होंने इलेक्शन कांग्रेस के टिकट पे एमपी का इलेक्शन लड़ा। अब आप खुद समझिए, ये जरा पता करना थोड़ा, मतलब ये फाइनली बताना कि वो किस पार्टी में है, क्योंकि बीजेपी ने उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो बीजेपी ने आज तक उस इस्तीफे को माना नहीं। तो अब ये पिन पॉइंट करना कि वो किस पार्टी में है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमें क्या मालूम, आप जाके कांग्रेस से पूछिए, वो हमारे यहाँ से थोड़े ही जा रहे हैं, वो तो कांग्रेस से 2019 का इलेक्शन लड़े थे। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अखिलेश जी, वो कह रहे हैं मुझे क्या, वो तो सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, तो बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, हम इसमें क्या बताएं। फिलहाल अवतार सिंह भड़ाना अगर वहां आए हैं, तो वो एक बड़ा भारी, मेरे हिसाब से गठबंधन जो ये सपा और आरएलडी का गठबंधन है, उसके लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि वो वहां माने रखते हैं, वो हैसियत वाले नेता है। अब मैं जरा ये बता दूं बीजेपी में कौन कौन ज्वाइन किया है, क्योंकि कल बीजेपी में भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, उसको अखबारों ने बहुत प्रमुखता से छापा, लेकिन उसको लोगों ने बहुत नोटिस नहीं लिया है। उसके कारण भी है, क्योंकि क्यों नोटिस नहीं लिया है, बीजेपी को ज्वाइन किया है एक कांग्रेस के एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए नरेश सैनी साहब। नरेश सैनी साहब बेहट से उन्होंने
बीजेपी के महावीर सिंह राणा जी को हराया है और वो अब इस तरफ आ गए हैं। अब जो जो मुश्किल यहाँ पे ये कह रहे हैं ऊंचाहार में, वो मुश्किल शायद महावीर सिंह राणा को भी एडजस्ट करने में होगी, लेकिन बड़ी पार्टी में इस तरह का तो हो ही सकता है। दूसरा जो एक नाम बार-बार लिया जा रहा है, एक हरिओम यादव जी हैं, जो ये कहा जा रहा है मुलायम सिंह यादव जी के रिश्तेदार भी हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज से वो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने सपा छोड़ के भाजपा जॉइन किया। जो जो एक्चुअल फैक्ट है वो समझ लीजिए। हरिओम यादव जी ने सिरसागंज से एमएलए हुए थे और उनके परंपरागत जो विरोधी थे, वो ठाकुर जयवीर सिंह थे। हरिओम यादव जी को अभी कुछ दिन पहले सपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। तो उनकी आज स्टेटस निष्कासित वाली है। जब वो निष्कासित कर दिए गए थे, उसके बाद जब फिरोजाबाद के जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की बात आई, तो उन्होंने अपने जो घनघोर विरोधी कई दिनों से थे, जिनको उन्होंने पिछला इलेक्शन हराया था ठाकुर जयवीर सिंह को, उनके साथ हाथ मिलाया और जयवीर सिंह साहब की जो बहू थी, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में उन्होंने, इसलिए कि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हारे, वो उनको अध्यक्ष बनाने में वो कामयाब रहे। तो अब वो और उनके विरोधी ठाकुर जयवीर सिंह एक साथ हो गए हैं। तो अच्छा वो भी, मतलब आप उसको सपा से निष्कासित थे, तो निष्कासित वाले को भी टेक्निकली तो वो सपा के ही माने जाएँगे, लेकिन वो इधर आ गए हैं। जो तीसरे सज्जन आए हैं, वो सपा के धर्मपाल सिंह जी आए हैं। धर्मपाल सिंह एतदमातपुर जो है आगरा की कंस्टिट्यूएंसी, वहाँ पे इलेक्शन लड़े थे। वहाँ उनको जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, राम प्रताप सिंह चौहान ने हराया था। राम प्रताप सिंह चौहान अब ये जब इधर आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है, जो थोड़ी गहमा-गहमी हुई है कि राम प्रताप सिंह का चौहान का टिकट कट सकता है। तो राम प्रताप सिंह चौहान आरएसएस वाले हैं। उनका कहना ये है कि भई उनका कैसे टिकट कटेगा, और अगर टिकट कटेगा तो वो बाहर से जाके कहीं और से लड़ेंगे। मैं एक चीज़ चलते चलते बता दूँ, अभी 14 जनवरी को जब खिचड़ी या मकर संक्रांति हो जाएगी, तो लोग यहाँ जॉइन वहाँ जाएँ। इसीलिए अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मैं 14 को अनाउंस करूँगा। द फॉर्मल जॉइनिंग, खास करके जो ईस्टर्न यूपी के लोग हैं, जो ईस्टर्न यूपी को ज़्यादा समझते हैं, वो खिचड़ी से पहले, क्योंकि खरवास चलता है 1 महीना, वो जॉइन नहीं कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आती है। अब आज कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर दी प्रियंका जी ने। उसमें जैसा उन्होंने कहा था कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, उस 125 में 50 महिलाएँ हैं। मैं पहले एक चीज़ इसमें और कह दूँ, ये मतलब ये पहला बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ये काम कर दिया है, लिस्ट ऑलरेडी बाहर है। लेकिन इन्होंने ये खरवास में काम किया है, इस पे कुछ लोग बात पूछ रहे हैं। क्योंकि और खास करके जब प्रियंका गांधी जी आज तो पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, लेकिन जब शुरू में ही उत्तर प्रदेश में आई थी एज़ जनरल सेक्रेटरी, तो ये ईस्टर्न यूपी इंचार्ज थी। तो इनको ईस्टर्न यूपी के इस तरह के जो बेसिक्स हैं, उससे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में लोग इस बात को मानते हैं कि जैसे मोदी जी ने चौमासे में जब पूजा कर ली थी राम जन्मभूमि के समय की, तो बहुत से लोगों को लगा था ठीक है, अब वो कर लें। बहुत से ब्राह्मणों को, जो मेरे यहाँ जो पंडित जी जो पूजा कराते हैं, पढ़े लिखे एमए पास पंडित जी हैं, नाम क्यों लूँ किसी का, उनका भी कहना था कि भैया इस समय ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप राजा हैं, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको कौन कहे? उसी तरह से कांग्रेस की ये लिस्ट खरवास में एक दिन बात कर लेते, एक दिन बात कर लेते तो क्या था? क्योंकि ये ईस्टर्न यूपी के कुछ लोगों को दिक्कत होगी। उधर भाजपा ने अनाउंस कर दिया है कि वो संजय निषाद साहब की निषाद पार्टी को 17 सीट और अपना दल को 14 सीट दे रहे हैं। वो मैंने पहले, अगर आपको याद हो, मैंने 1 डेढ़ महीना पहले जब कोई एपिसोड किए थे, तभी मैंने बता दिया था कि संजय निषाद साहब ऑलरेडी जाके ये सब जगह बता चुके हैं कि उनको 17 सीटें मिल रही हैं, और वो उसी हिसाब से लोगों से जो भी लेन-देन होता है, जिस तरह का भी लेन-देन होता है, वो उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है ईस्टर्न यूपी। मैंने एक सहजनवा की सीट बताई थी, कुछ-कुछ सीटें। अपना दल के लिए जो पिछला 2017 का इलेक्शन था, उसमें उन्होंने कोई 11 सीट छोड़ी गई थी। वो 11 में से वो 9 जीते थे। इस बार 11 से बढ़ा के 14 कर दी गई। पिछली बार बीजेपी ने अपने सहयोगियों के लिए कुल 19 सीटें छोड़ी थी, 11 अपना दल के लिए, 8 सुहेलदेव जी की पार्टी के लिए, मतलब ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के लिए। इस बार
कुल 31 सीट अभी तक अनाउंस कर दी हैं। संजय निषाद जी की पार्टी के लिए 17, अपना दल के लिए 14, 31। अब आगे किसी और पार्टी को अकोमोडेट करते हैं या हो सकता है यहीं पे विराम लग जाए। 31 सीट, पिछली बार से ज़्यादा सीटें इस बार छोड़ने का ऑलरेडी उन्होंने मतलब घोषणा कर दी। अब मैं दूसरी एक जो महत्वपूर्ण तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण एक सूचना और है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जाँच आयोग बनाया है, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा के चेयरमैनशिप में। उसमें उन्होंने जो और लोग उसके मेंबर्स हैं, उसमें एनआईए के डीजीपी या उनके नॉमिनी जो आईजी रैंक से कम ना हो, डीजीपी चंडीगढ़, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी पंजाब और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इन लोगों को उसके मेंबर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कमेटी बनाई तो उसने बहुत साफ-साफ उससे पहले कहा कि इट लेफ्ट इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू बी रिज़ॉल्व्ड और वो ये वन साइडेड नहीं होनी चाहिए इंक्वायरी। उनका कहना ये था वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने स्पष्ट कहा ये जो ब्लेम गेम चल रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको बंद करने के लिए ज़रूरी था कि ये जाँच समिति बने। जाँच समिति के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने दिए हैं, जो अपने ऑर्डर में दिया है कि पहला ये है कि व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच? सिक्योरिटी ब्रीच के कारण क्या थे? दूसरा उन्होंने कहा है हू इज़ रिस्पांसिबल एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट? कौन जिम्मेदार था और कितने हद तक? फिर उन्होंने कहा है कि व्हाट आर द सेफगार्ड्स? फिर तो थोड़ा वो है व्हाट आर द सेफगार्ड्स? चौथा है कि सजेशन ऑफ अदर जो कंस्टिट्यूएंट इस तरह के इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में अगर कोई बात बता सकें या कोई सजेशन दे सकें। फिर उन्होंने ये कहा एनी अदर इश्यू, वो तो आता ही है। टाइम इसका सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स नहीं किया, ये कहा है कि एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। तो और उन्होंने एक ये कहा है कि ये भी एक चेक करना है कि इज देयर एनी विलफुल ओमिशन और कमीशन? ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि मेरा जो अपना पॉलिटिकल सेंस है, हो सकता है कि इलेक्शन से पहले अगर ये आती है तो वो हो सकता है एक पक्ष को हिट करे, इलेक्शन के बाद आती है तो उसका कोई फायदा एक पक्ष ले ले, ये देखने वाली बात होगी। तो इसलिए इसकी टाइमिंग ये कब जांच समिति अपनी रिपोर्ट देती है, ये भी देखने वाली होगी। लेकिन इस बीच बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के इस तरह की सारी हिदायतों के बाद भी स्मृति ईरानी जी अपनी बात पे कायम है। उन्होंने फिर कहा है कि ये खूनी साजिश थी और उधर असम में बैठ के बिस्वल साहब जो हैं, वो असम से बैठ के बता रहे हैं कि ये तो 2 जनवरी को ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर को की हत्या की साजिश रच दी गई थी। ये उनका स्टेटमेंट आ गया। उधर आज तक वो क्यों पीछे रहता? आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी कर डाला। वहाँ पे उन्होंने पुलिस, अब स्टिंग ऑपरेशन में है कि बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। वो स्टिंग ऑपरेशन का अगर आप ठीक से पढ़ लीजिए, वो क्लियर ये हो रहा है जो जो पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे-ऐसे हुआ, उसमें कोई क्लियर हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन आज तक उसको स्टिंग ऑपरेशन करके उसी को स्मृति ईरानी जी भी रेफर कर रही हैं, वो उन्होंने कर दिया है। मेरे ख्याल में ये जो भी ये जाँच हो रही है, इसमें एक ये भी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि जो बड़े पद पे लोग बैठे हैं, उनको सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अगर ये भी एक कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखवाता कि कम से कम उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाज़ी, पब्लिक बयानबाज़ी से बचेंगे, तो देश के ओवरऑल उसके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आगे कल फिर इसी तरह से थर्ड आई में मुलाकात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।